नमस्कार। आज हम रामपुर गांव की एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है लालच पर बुद्धि की विजय। ये सिर्फ एक साधारण सी लोक कथा नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक बेहतरीन मास्टर क्लास है कि कैसे सिर्फ अपनी बुद्धि और तार्किक सोच के बल पर एक पूरी की पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को मात दी जा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव में इतना बड़ा बदलाव आ गया। अब इस सोच को जरा ध्यान से सुनिए। इन गरीबों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। थोड़ा कर्ज दो और फिर ब्याज के नाम पर इनकी जिंदगी ही खरीद लो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सेठ धनराज नाम के एक साहूकार का पूरा घमंडी नजरिया है। ये उस शिकारी मानसिकता को दिखाता है जहां कमजोर लोगों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ शतरंज का एक मोहरा समझा जाता है, जिन्हें पैसों के दम पर आसानी से खरीदा और नचाया जा सकता है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रामपुर का लालची साहूकार। कहानी रामपुर गांव की है। वैसे तो गांव शांत लगता है, लेकिन असलियत बहुत कड़वी थी। जरा इस स्थिति को देखिए। एक तरफ है मोहन, बेचारा एक गरीब लक्कड़हारा जो अपनी बीमार माँ और छोटी बहन का पेट पालने के लिए रोज हाड़ तोड़ मेहनत करता है। और दूसरी तरफ सेठ धनराज, जिसके पास बेशुमार दौलत है। वो कोई शारीरिक मेहनत नहीं करता, बस लोगों को कर्ज के जाल में फंसाता है और उनकी मेहनत की मलाई खाता है। मतलब पसीना किसी और का और मुनाफा किसी और का। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी की असली समस्या, मजबूरी और एक बेहद अनुचित शर्त। होता क्या है कि मोहन को अपनी माँ के इलाज के लिए सख्त पैसों की जरूरत पड़ जाती है। वो जाता है सेठ के पास और सेठ वो इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है। उसने एक ऐसी शर्त रखी जो शुरू से ही एकदम बेईमानी से भरी थी। शर्त ये थी कि मोहन को पूरे 1 साल तक सेठ के आम के बगीचे में काम करना होगा और बदले में सारे बड़े रसीले और मीठे आम सेठ के होंगे और मोहन को मिलेंगे सिर्फ छोटे, खराब और सड़े हुए आम। सोचिए, एक इंसान की मजबूरी को कैसे उसके ही खिलाफ हथियार बना दिया गया। अब 1 साल बीत गया। मोहन ने सच में दिन रात एक कर दिया, पसीना बहाया और उसकी मेहनत से फसल भी एकदम शानदार हुई। लेकिन नतीजा क्या निकला? सारी मेहनत मोहन की और सारे अच्छे आम सेठ ले गया। मोहन खाली हाथ, बस वो खराब और सड़े हुए फल लेकर अपने घर लौटा। ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था, सच कहूं तो ये अंदर से तोड़ देने वाला अन्याय था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बारी आती है कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ की, गौरी की समझदारी। गौरी, जो कि मोहन की छोटी बहन है, वो इस अन्याय को चुपचाप सहने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उसका एक बहुत ही कमाल का विचार है, अन्याय का जवाब समझदारी से देना चाहिए। है ना, कितनी गहरी बात। गौरी समझ गई थी कि सेठ के पास भले ही पैसा और पावर हो, लेकिन उसका अंधा लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बस यहीं से खेल पलटने वाला है। गौरी बिना डरे सीधे पहुंच गई सेठ के पास। उसने कहा कि अब बगीचे का काम वो संभालेगी। सेठ ने क्या किया? उसने गौरी का और उसके छोटे हाथों का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन गौरी ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया कि काम करने वाले के हाथों को कभी उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए। उसने सेठ के उस घमंड को बिल्कुल इग्नोर किया और अपनी एक शानदार मास्टर प्लान की नींव रख दी। अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, 3 फसलें और 3 सबक। एक तरफ अंधा लालच और दूसरी तरफ कमाल की रणनीति। तो पहला राउंड, सेठ अपनी फितरत से बाज नहीं आया। उसने एक नई चाल चली और कहा, इस बार फसल का ऊपर का आधा हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। गौरी ने भी मान लिया, लेकिन उसने बोए क्या? तरबूज। जब फसल तैयार हुई तो सेठ को ऊपर के हिस्से में क्या मिला? सिर्फ पत्ते और बेकार बेलें। और नीचे जमीन पर जो बड़े बड़े मीठे तरबूज थे, वो सब गौरी के हो गए। लालच में अंधा सेठ कुछ समझ ही नहीं पाया। सेठ बुरी तरह तिलमिला गया। अब आता है दूसरा राउंड। गुस्से में सेठ ने शर्त बदल दी। बोला, इस बार नीचे का आधा हिस्सा मेरा। गौरी ने भी कहा, ठीक है। और इस बार उसने बड़ी ही चालाकी से गन्ने की खेती कर दी। अब जरा सोचिए क्या हुआ होगा। सेठ को नीचे के हिस्से में मिली सिर्फ बेकार जड़ें और बीच का सारा मीठा गन्ना गौरी ले गई। सेठ की हर चालाकी उसी पर भारी पड़ रही थी। अब बात आ गई तीसरे और आखिरी राउंड पर। सेठ ने सोचा अब तो वो गौरी को कोई मौका नहीं देगा। उसने अपना सबसे बड़ा लालच दिखाया और बोला, इस बार ऊपर का हिस्सा भी मेरा और नीचे का हिस्सा भी मेरा। गौरी की रणनीति यहाँ सच में अजेय थी।
उसने लगा दिए केले के पेड़। नतीजा, ऊपर के बड़े बड़े पत्ते सेठ के पास, नीचे की जड़ें सेठ के पास और बीच में लटके हुए केले के शानदार गुच्छे एक बार फिर गौरी के हिस्से में आ गए। इस पूरे खेल को अगर ध्यान से देखें तो ये रूल ऑफ 3 यानी 3 के नियम का एकदम सटीक इस्तेमाल है। हर बार सेठ ने लालच में अंधी शर्त रखी और हर बार गौरी ने अपनी समझदारी और वनस्पति विज्ञान के कमाल से उसे धूल चटा दी। ऊपर का हिस्सा मांगा तो तरबूज मिले, नीचे का मांगा तो गन्ना मिला, दोनों मांगे तो केले मिले। ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी जीत थी। और अंततः हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, लालच का अंत। इस समय तक सेठ धनराज पूरी तरह से पस्त हो चुका था। उसकी सारी चालाकी, सारा पैसा एक शांत और तेज दिमाग के आगे हार चुका था। गौरी ने अंत में सेठ से एक बहुत ही गहरी बात कही, दूसरों को धोखा देकर कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। गरीबों की मेहनत का सम्मान करना सीखिए। ये सिर्फ एक फटकार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सच है। बिना मेहनत के और दूसरों का शोषण करके कमाया गया पैसा हमेशा खोखला ही होता है। गौरी की इस एक तरकीब ने पूरे रामपुर गांव की तस्वीर बदल कर रख दी। सेठ ने सबके सामने माफी मांगी और हमेशा के लिए वो शोषण वाला काम बंद कर दिया। जिन जिन गांव वालों की जमीनें और सामान छीने गए थे वो सब वापस मिल गए। मोहन की मां का अच्छे से इलाज हुआ और गौरी की ये शानदार रणनीति वो पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। एक अकेली लड़की की समझदारी ने पूरे गांव को आजाद कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि लालच और बेईमानी कभी भी सच्ची बुद्धि और कड़ी मेहनत के आगे नहीं टिक सकते। समझदारी एक ऐसा हथियार है जो किसी भी अनियंत्रित ताकत और शोषक व्यवस्था को गिरा सकता है। सही रणनीति और थोड़े से धैर्य के साथ बड़े से बड़े अन्याय को हराया जा सकता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या बेईमानी की नींव पर खड़ी सफलता कभी भी हमेशा के लिए टिक सकती है? रामपुर की इस कहानी ने तो साबित कर दिया है कि ऐसी सफलता बस रेत के महल जैसी होती है। उम्मीद है कि गौरी की समझदारी और रणनीति से एक नया नजरिया मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प विषय के साथ।